नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। भारत में कोरोना से लड़ाई जोरों पर है। आंकड़े तो कम हुए हैं, लेकिन कोरोना से पूरी तरह से राहत पाना अभी मुश्किल दिखाई दे रहा है। कोरोना से लड़ाई में और उसके नए वेरिएंट्स को पहचानने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है जीनोम सीक्वेंसिंग की। तो क्या होता है ये जीनोम सीक्वेंसिंग, कैसे होता है और क्या इसके फायदे होते हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम। और जीनोम सीक्वेंसिंग पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद नेरल। डॉक्टर अरविंद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। डॉक्टर अरविंद, सबसे पहले अगर हम कोरोना की बात करें तो वर्तमान स्थिति अगर हम देखें तो पूरे देश के साथ साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में रफ्तार कम हुई है, आंकड़े बहुत कम हो गए हैं। बावजूद इसके खतरा बना हुआ है। क्या आपको लगता है कि अलग अलग रूप बदलकर कोरोना जो है वो और ज्यादा घातक हो सकता है आने वाले समय में? हाँ, ये इस टाइप के जो वायरसेस रहते हैं जिनको हम आरएनए वायरस कहते हैं और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो अफेक्ट करते हैं, इनकी एक प्रवृत्ति होती है कि अपने आप को परिवर्तित करते रहते हैं और इसलिए आने वाले समय में भी हो सकता है इनका स्वरूप बदले और बदले हुए स्वरूप के माध्यम से ये फिर एक बार संक्रमण की स्थिति ला सकते हैं। अभी पिछले करीब 15-20 दिनों में और महीने भर में हमने देखा है कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में और मध्य प्रदेश में संक्रमण की स्थिति काफ़ी अच्छी हुई है, संख्या काफ़ी कम हो रही है, पॉजिटिविटी रेट काफ़ी कम हो गया है, इन्फेक्टिविटी कम हो गई है और जिन मरीजों में पॉजिटिव देखा भी गया तो उनमें क्लिनिकल सिम्टम्स काफ़ी माइल्ड हैं और उतने ज़्यादा सीवियर केसेस नहीं आ रहे जितने पहले बीच में आने लगे थे। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है, अच्छा संकेत है हमारे लिए कि कोरोना वायरस की बीमारी का जो प्रकोप पिछले कुछ महीनों में था वो यकीनन कम हुआ है। लेकिन ये स्थिति आगे भी बनी रहेगी, इसके लिए थोड़ा सा संशय की स्थिति ज़रूर रहती है क्योंकि ये वायरसेस अपना रूप परिवर्तित करते रहते हैं, इनकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है जिसको हम म्यूटेशन कहते हैं और इसके माध्यम से ये जो नए वायरसेस आएंगे, जो नए वेरिएंट्स होंगे, नए जो स्ट्रेंड्स बनेंगे, उनकी प्रवृत्ति कैसी होगी, वो कितने खतरनाक होंगे, अभी ये भी बताना थोड़ा संभव नहीं है। इसलिए हमारी कोशिश रहती है वायरोलॉजी डिपार्टमेंट की, माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन की और जो नेशनल लेवल पे भी और छत्तीसगढ़ लेवल पे भी कि हम लगातार इन वायरसेस की स्टडी करते रहते हैं और उसके माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले समय में ये संक्रमण कितना घातक हो सकता है या इसकी स्थिति ज़्यादा अच्छी बेहतर हो सकेगी। बिल्कुल। डॉक्टर नेरल, अगर थोड़ी सी चर्चा हम जब शुरुआती दौर में करें, जब कोरोना ने यहाँ पर संक्रमण अपना पैर पसारना शुरू किया था, उस समय की स्थिति और अभी जो हमने अप्रैल मार्च में जो देखा, जो दूसरी लहर जो कि बहुत घातक रही, जिसमें जान बहुत ज़्यादा गई, दोनों ही स्थितियों में आपने क्या परिवर्तन देखा? और क्योंकि ये वाला जो दूसरी लहर थी जो कि डेल्टा बताई जा रही है, जिसकी वजह से दूसरी लहर आई थी, ये काफ़ी तेज़ी से संक्रमण हुआ और तेज़ी से लोगों की जान गई। बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो सेकेंड वेव आई वो फर्स्ट वेव के कंपैरिजन में ज़्यादा घातक थी और इसमें जो वेरिएंट्स हमने देखे हैं वो उनकी इन्फेक्टिविटी ज़्यादा थी और इन्फेक्शियसनेस जिसको हम कहते हैं, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान में बीमारी के फैलने की जो ताकत है इनकी वो ज़्यादा थी। इसलिए ज़्यादा लोग संक्रमित हुए, काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों को संक्रमण झेलना पड़ा और उस समय स्थिति ऐसी हो गई थी कि अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही है, ICU में बेड्स नहीं हैं, एडमिशन के लिए हम लोगों को बिस्तर नहीं प्रोवाइड कर पा रहे थे, ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई। वो इसलिए भी हुआ कि जो सेकेंड वेव में जो वेरिएंट्स आए वो ज़्यादा खतरनाक थे, क्लिनिकल सिम्टम्स में ज़्यादा सीवियर थे, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स ज़्यादा होने लगी, सांस लेने वाली तकलीफ ज़्यादा होने लगी और उसमें ये भी देखा गया कि ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगी। इसलिए प्रथम चरण के अपेक्षा द्वितीय चरण में ऑक्सीजन की कमी ज़्यादा महसूस हुई और इसलिए कुछ डेथ्स का भी हमें सामना करना पड़ा, कुछ कई मरीजों की इसमें जान भी गई। वो इसलिए होता है क्योंकि जब वायरसेस अपनी प्रवृत्ति, अपने स्ट्रक्चर चेंज करते हैं तो कभी कभी एक थोड़ा घातक रूप अख्तियार कर लेते हैं और उसमें हमारा इम्यून सिस्टम भी कभी फेल हो जाता है। वो हमारी प्रतिरोधात्मक शक्ति जो है वो इन वायरसेस के अगेंस्ट काम नहीं कर रही होती है, इसलिए
वो इन्फेक्टिविटी ज़्यादा होती, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ज़्यादा सीवियर होते हैं, फर्टिलिटी रेट ज़्यादा होती। फर्टिलिटी रेट मतलब मृत्यु दर, जितने लोगों को संक्रमण हुआ उसमें कितने लोगों की मृत्यु होगी, ये हम फर्टिलिटी रेट से जानते हैं। वो सेकेंड वेव में निश्चित रूप से फर्स्ट वेव के कंपैरिजन में ज़्यादा थी। एक परिवर्तन हमने ये भी देखा था कि कुछ यंग जनरेशन के लोग भी प्रभावित हुए थे। प्रथम चरण में नॉर्मली हमने देखा था कि सीनियर सिटीजन्स जो 60-65 वर्ष के ऊपर के उम्र के थे या जिनको कुछ कोमॉर्बिड कंडीशन थी, वो ज़्यादा संक्रमित हुए थे। जबकि दूसरे वेव में ये देखा गया कुछ कम उम्र के लोग भी 40, 45, 50 वर्ष की उम्र के लोग भी इसमें प्रभावित हुए थे। तो ये 2-3 बहुत इम्पोर्टेंट परिवर्तन थे प्रथम चरण और द्वितीय चरण में। और द्वितीय चरण निश्चित रूप से प्रथम चरण से ज़्यादा खतरनाक था और हमने इसमें कई मरीजों की जान भी हमें गंवानी पड़ी थी। दूसरी लहर ज़्यादा खतरनाक थी और इसीलिए डॉक्टर अरविंद अब ये समझा जा रहा है कि जो तीसरी लहर होगी क्या वो ज़्यादा खतरनाक होगी, क्योंकि इसमें एक सवाल मैं ये भी करना चाह रही हूँ आपसे, क्योंकि दूसरी लहर जब आई तब तक अब लोगों को वैक्सीन जो है वो काफ़ी हद तक लोगों को कम से कम एक डोज तो लग चुका है। क्या इसका असर पड़ेगा अगर तीसरी लहर आती है तो वैक्सीनेटेड जो लोग हैं क्या उनके ऊपर खतरा कम होगा? सवाल काफ़ी अच्छा है। तीसरी लहर जिस स्ट्रेन से आने वाली है, जिस म्यूटेशन के कारण आएगी, जैसा कि संभावना व्यक्त की जा रही है, संशय की स्थिति है। ये कहना 100% करेक्ट भी नहीं होगा कि तीसरी लहर आएगी भी या नहीं आएगी, लेकिन हमें इसकी पूरी तैयारी रखनी है। हम यदि मान के चलें कि ये संक्रमण जिस ढंग से वायरस के संक्रमण म्यूटेशन के कारण बीच बीच में हर 2-3-4 महीने के गैप में आते रहते हैं तो आ सकती है, लेकिन पिछले महीने 1.5 महीने में जो हमने परिवर्तन देखा है, वायरसेस की जो विरुलेंस है, जो उसका खतरनाक बीमारी करने की जो प्रवृत्ति है, वो निश्चित रूप से कम हुई है। आने वाले वेरिएंट्स किस स्वरूप के होंगे, थोड़ा सा भी इसमें संशय की स्थिति है, लेकिन अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि जनता में काफ़ी सारे लोगों ने वैक्सीनेशन लिया हुआ है। फर्स्ट डोज भी हो गए, कई लोगों के सेकेंड डोजेस भी हो गए हैं और कई सारे इंसान पहले बार भी सब क्लिनिकल इन्फेक्शंस के कारण भी उनमें प्रतिरोधात्मक शक्ति बढ़ गई होगी। कुछ लोग तो इन्फेक्ट भी हुए थे, कुछ लोगों को संक्रमण हुआ भी था, कुछ ऐसे भी लोग हुए होंगे जिनको संक्रमण हुआ होगा लेकिन उन्होंने जांच नहीं कराई या पता नहीं चला क्योंकि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नहीं थे, एसिम्प्टोमेटिक केसेस थे। और ये ऐसे केसेस होते हैं जो हर्ड इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। मान लिया कि 10-15 लोगों को ऐसे इन्फेक्शन हुए लेकिन कोई लक्षण नहीं दिखाई दिए, इसलिए उन्होंने टेस्ट नहीं किए, लेकिन उनके शरीर में संक्रमण था, इसके एंटीबॉडीज़ बन गई होगी, उनके प्रतिरोधात्मक शक्ति बढ़ गई होगी और इसी से सामुदायिक स्तर पर जो प्रतिरोधात्मक शक्ति होती है, जिसको हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, वो बढ़ गई होगी, बढ़ जाएगी, निश्चित रूप से बढ़ी होगी, क्योंकि कई सारे लोगों ने वैक्सीनेशन भी कराया, कई सारे लोगों को इन्फेक्शन भी हुआ और कई सारे लोगों को एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शंस भी हुए। इसलिए सैद्धांतिक रूप से हम ये कह सकते हैं कि तीसरी लहर यदि आती भी है तो वो दूसरी लहर के कंपैरिजन में शायद कमज़ोर होगी और इतनी घातक नहीं होगी जितनी दूसरी लहर में थी। ठीक है, अब थोड़ा सा जीनोम सीक्वेंसिंग को थोड़ा सा हम समझ लें डॉक्टर साहब, क्योंकि सामान्य लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि जीनोम सीक्वेंसिंग है क्या और क्यों इसकी ज़रूरत है, क्यों हमें जानना चाहिए इस बारे में। जीनोम सीक्वेंसिंग किसी भी वायरसेस के या किसी भी जीवाणु या विषाणु के अंदर की जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है उसकी स्टडी होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जो जेनेटिक मटेरियल होता है या तो आरएनए हो सकते हैं या डीएनए हो सकते हैं या किसी में दोनों भी होते हैं। तो ये आरएनए और डीएनए की जो केमिकल स्ट्रक्चर है, जो अमाइनो एसिड से मिलकर ये बने होते हैं, ये बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं और हर ऑर्गेनिजम्स के लिए बड़े स्पेसिफिक होते हैं। एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है अमाइनो एसिड्स का और जिसके माध्यम से ये इनकी जेनेटिक मटेरियल का स्ट्रक्चर होता है। और जीनोम सीक्वेंसिंग में हम इसी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को जानने की कोशिश करते हैं कि जो न्यूक्लियर में जो जेनेटिक मटेरियल है वो उसका सीक्वेंस क्या है, उसी के आधार पे उस वायरस की स्ट्रेन पता चलती है या जेनेटिक स्ट्रक्चर पता चलता है।
जैसे जैसे म्यूटेशंस होते हैं ये अपने स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज करते हैं। एक अमीनो एसिड हो सकता है एक जगह से खिसक के दूसरी जगह चला गया हो, या एक की जगह दूसरा अमीनो एसिड आ गया हो। तो इसको जानने के लिए जो टेक्निक होती है उसको हम जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं। इसमें वो सीक्वेंस की स्टडी की जाती है जिसके आधार पर ये जेनेटिक मटेरियल बनते हैं। ये इसलिए ज़रूरी होता है कि जब भी वायरसेस में या किसी भी जीवाणु में कोई परिवर्तन होगा तो वो हम इसके आधार पर पता लगा सकते हैं। और जैसा मैंने पहले ही बताया था कि रेस्पिरेटरी वायरसेस में अपनी स्ट्रक्चर को चेंज करने की बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति होती है। ये प्रवृत्ति बाकी वायरसेस में इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन जो रेस्पिरेटरी वायरसेस, जैसे इसके पहले हमने स्वाइन फ्लू देखा था, इसके पहले इन्फ्लुएंजा वायरसेस होते थे जो हमेशा अपने स्ट्रक्चर को बदलते रहते हैं। उसी तरह से ये कोरोना वायरस भी है जो अपनी स्ट्रक्चर को हमेशा बदलते रहते हैं। और इसीलिए आपने कई बार पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा कि नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, नए नए स्ट्रेन्स आ रहे हैं, और इसी की स्टडी को हम जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं। और उसके माध्यम से हम पता लगाते हैं कि आने वाले वेरिएंट्स वो कैसे होंगे, उसकी इन्फेक्टिविटी कैसे होगी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस कितना सीवियर होगा या नहीं होगा। जी डॉक्टर नेरल, कई देशों में ये पता चल चुका है कि एडवांस उसमें म्यूटेशन पाया गया है, यानी कि उसने अपने रूप को बदला है कोरोना ने। क्या जीनोम सीक्वेंसिंग के माध्यम से इसकी जानकारी हम पहले लेकर खुद अपने आप को कुछ ऐसा तैयार नहीं कर सकते कि इसका जो संक्रमण हो जिस रफ्तार से हो उस रफ्तार से बचाने के लिए हम अपने आप को तैयार कर सकें? सही कहा आपने। हम अब इसके लिए ही कोशिश करते हैं कि अब हम पहले से जान सकें कि जीनोम सीक्वेंसिंग के माध्यम से ये वायरसेस अपना रूप परिवर्तित कर रहे हैं, नहीं है कर रहे हैं। इसलिए न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे भारतवर्ष में जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। मैं आप दर्शकों को बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के लेबोरेटरीज में, वायरोलॉजी लैब्स में जितने भी पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं उनका 5% हिस्सा नियमित रूप से जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाता है। छत्तीसगढ़ में से ये सैंपल्स हम एम्स भुवनेश्वर में भेज रहे हैं। भुवनेश्वर में इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग की प्रक्रिया की जाती है, वहाँ ये सुविधा उपलब्ध है। इसी तरह न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश में सभी पॉजिटिव केसेस के जो 5% सैंपल्स हैं वो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाते हैं, ताकि हम ये जो म्यूटेशंस हो रहे हैं उसकी स्टडी कर सकें और पहले से अंदाज़ा लगा सकेंगे कि आने वाले समय में इनका रूप क्या होगा और इनकी स्थिति कितनी भयावह या कितनी अच्छी हो सकेगी। तो ये प्रक्रिया लगातार चल रही है और दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इसी के माध्यम से आप कभी कभी पेपरों में या न्यूज़पेपर में सुनते होंगे कि नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, ये वेरिएंट्स आ रहे हैं, डेल्टा वेरिएंट्स आ रहा है। कुछ प्रदेशों में डेल्टा वेरिएंट्स की पता भी चला है, जैसे महाराष्ट्र में, साउथ के कुछ स्टेट्स में जहाँ इसकी खोज हुई है, जहाँ पता चला है कि डेल्टा वेरिएंट्स आए हैं, लेकिन उनका प्रतिशत अभी कम है और छत्तीसगढ़ में अभी तक ये इन स्ट्रेन्स का पता नहीं चला है। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि इसकी लगातार स्टडी चल रही है और इसके माध्यम से आने वाले समय में इसकी प्रगति कितनी होगी, कैसी होगी, या प्रोग्नोसिस कैसी होगी, इसका फ्यूचर क्या होगा, इसकी जानकारी साइंटिफिक वे में लगातार की जा रही है। जी, कुछ और भी महत्वपूर्ण चर्चा मैं आपसे करूंगी डॉक्टर अरविंद नेरल, क्योंकि रफ्तार जरूर कम हुई है लेकिन खतरा कम नहीं हुआ, इसलिए हमें जागरूक रहना जरूरी होगा। ये जो खतरा है वो अभी टला नहीं है। डेल्टा प्लस की लहर के तौर पर तीसरी लहर हो सकती है, ये भी कहा सुना जा रहा है सोशल मीडिया और दूसरे माध्यमों से कि ये जो होगा वायरस और ज्यादा संक्रामक होगा, फेफड़ों पर सीधे तौर पर वो नुकसान पहुंचाएगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए क्या हम एहतियात के तौर पर बरतेंगे, क्या दवाइयों के लिहाज से हम अपनी तैयारी कर पाएंगे? अभी आपने एक कोट किया था कि संक्रमण कम जरूर हुआ लेकिन हमें अब पूरे एहतियात बरतने हैं। जो कोविड के एहतियात हम शुरुआत से पहली लहर के माध्यम से के समय से लोगों को बताते आ रहे हैं, उनका पालन अभी भी करना है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह की इस बात को लेकर ना चले कि आपको संक्रमण नहीं होगा, कभी भी ये संक्रमण फिर से आपको हो सकता है। इसलिए वो जो पूरी सावधानियां हैं जो हमें लेनी चाहिए, जो हम अभी तक लेते आ रहे हैं, वो अभी भी ज़रूरी है।
सेफ डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें, मास्क का प्रयोग करें, हैंड सैनिटाइज़र का उपयोग करें, भीड़ भाड़ वाले एरिया से बचें। अभी भी ये निश्चित रूप से कहा जाएगा कि मार्केट ज़रूर खुल गए, बाज़ार ज़रूर खुल गए, लेकिन वहाँ तभी जाए जब आपको बहुत ज़रूरी हो। बेवजह की मार्केटिंग और शॉपिंग करने से परहेज़ करें और बेवजह ही भीड़ वाले इलाके में ना जाएं तो बेहतर होगा। ये वो सावधानियाँ जिसकी अभी भी ज़रूरत है और मैं समझता हूँ आने वाले कुछ महीनों तक इसकी ज़रूरत लगातार पड़ती रहेगी। इसके अलावा बचाव के लिए जो सबसे अच्छा और कारगर उपाय हमारे पास उपलब्ध है वो है टीकाकरण का, वैक्सीनेशन का। मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन के लिए वो ज़रूर जाएं, जो भी सेंटर आपके पास हो वहाँ जाएं और कभी भी किसी भी समय पे जाके वो अपना वैक्सीनेशन करा सकते हैं। उसके लिए प्रायर रजिस्ट्रेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी वक्त अपना आधार कार्ड लेकर जाएं और अपने सेंटर में वैक्सीनेशन कराएं। 2 वैक्सीन सरकार ने मुहैया कराई है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। दोनों ही बहुत कारगर है, बहुत इफ़ेक्टिव है और जो वैक्सीन अवेलेबल हो उसे लगा लीजिए। अब चॉइस वाली बात नहीं है कि मेरे को यही वैक्सीन लगानी है, आप वही वैक्सीन लगानी है। हाँ, लेकिन यदि पहली वैक्सीन कोवैक्सीन है तो दूसरी भी कोवैक्सीन ही लगेगी, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। पिछले 4-5 महीने के अनुभव ये बताते हैं कि जिन लोगों को भी वैक्सीनेशन हुआ है वो निश्चित रूप से बहुत सुरक्षित हैं। उनमें संक्रमण की दर बहुत कम पाई गई है या तो बिल्कुल भी नहीं है, या अगर यदि कुछ लोग संक्रमित भी हुए हैं तो उनमें संक्रमण के खतरे वाली स्थिति बिल्कुल भी नहीं पहुंची। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस बहुत ही कमज़ोर रहे हैं। कई सारे तो एसिम्प्टोमेटिक केसेस रहे हैं। एडमिशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। डेथ रेट में फैटेलिटी बहुत कम होती है। तो निश्चित रूप से टीकाकरण से काफ़ी फायदे हुए हैं। टीकाकरण को लेकर डॉक्टर नेरल, समय कम है मेरे पास, मैं एक सवाल ये कर लूँ मैं आपसे, क्योंकि जिस समय पर कोविड पहला आया उसके बाद जो दूसरी लहर आई और वैक्सीन जो है पहली लहर के बाद ही आ गई थी, यानी दूसरी लहर से पहले लगनी शुरू हो चुकी थी। अब ये भी कहा जा रहा है कि जो वैक्सीन बनाई गई थी वो तो कोरोना के पहले वेरिएंट के लिए थी, लेकिन अब दूसरा हो गया, अब तीसरा भी आ रहा है, तो उसमें ये वैक्सीन जो है वो काम नहीं करेगी और इसीलिए लोग इसको लेकर एक शक या दिमाग में एक भ्रम की स्थिति है। तो इस बारे में थोड़ी सी आप स्थिति स्पष्ट करें। नहीं, ये निश्चित रूप से भ्रम है और अब इसमें जरा भी सच्चाई नहीं है। जो वैक्सीनेशन अभी दिए जा रहे हैं उसके कारण जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो नए वेरिएंट्स जिसमें बहुत मामूली सा परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को देखें तो वो 0.001% ही परिवर्तन होता है। तो इतना छोटे परिवर्तन में हमारे एंटीबॉडीज़ काम नहीं करेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे जो एंटीबॉडीज़ इन वैक्सीनेशन के कारण हमारे शरीर में बन रहे हैं वो नए वेरिएंट्स के अगेंस्ट भी उतना ही काम करेंगे जितना पहले कर रहे थे। इसलिए इस शंका को अपने दिलो दिमाग से ज़रूर निकालिए और वैक्सीनेशन के लिए ज़रूर जाएं, ताकि जो नए वेरिएंट्स यदि आते भी हैं तो उनसे भी आपको ये टीकाकरण आपको बचा के रखेगा। ये साइंटिफिकली प्रूव बातें हैं और वैज्ञानिकों ने इसके लिए प्रूफ भी दिए हैं कि नए वेरिएंट्स के अगेंस्ट भी हमारे वैक्सीन काम करते हैं। और न सिर्फ भारत में बल्कि दूसरे देशों के WHO ने भी इसे स्वीकार किया है, ICMR ने भी इसके गारंटी दी है और रिसर्च से पता चला है कि नए वेरिएंट्स के अगेंस्ट भी हमारी ये टीका जो हमें उपलब्ध है, वैक्सीन उपलब्ध है, वो काम करेंगे। जी, चलिए, काफ़ी अहम जानकारी डॉक्टर नेरल आज आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जीनोम सीक्वेंसिंग के माध्यम से ये जाना जा रहा है कि कोविड अपना कैसा रूप बदल रहा है, क्या उसकी कुंडली है, उस हिसाब से हम अपने आप को तैयार कर सके। लेकिन हमारी जागरूकता यही कहती है कि कोरोना गाइडलाइन की जो 3 है लाइन, उसको आप पालन करते रहिए तो आप कोरोना के कितने भी वेरिएंट आए उससे आप अपने आप को बचाकर रख सकते हैं। वैक्सीन लगाना ना भूलें। नमस्कार।